का तहे दिल से शेरू प्लेलिस्ट टीवी पर खुशामदीद हम कहते हैं। और अब आप टेलिम इस्तांबुल सीज़न 3 की दास्ता के 44 का 5वां हिस्सा का आगाज सुनेंगे, जिनके तहरीर निगार शेर अफगन है। तो आइए हजरात, लुफ्त उठाए। अब दरवाज़ा खोला तो नूर ने आयशा के करीब बोलाद को देखा। थोड़ी देर बाद ये सिम कुछ लम्हात कबल पीछे चला जाता है तो नूर मैडम दरवाज़ा खोलने लगी। एक मुलाजमा की आवाज़ ने नूर मैडम के दरवाजे को खोलते हुए हाथ रोक दिए। मुलाजमा ये आवाज़ थी कि नूर मैडम आप आ गई। इस घर की बेहतरी लिखी हुई थी कि आप अपनी जल्द तशरीफ ले आई। तो नूर मैडम निगाहें तन किए मुलाजमा को देखने लग गई। तो मुलाजमा ने कलाम किया कि ये जो नए लोग आए हैं, मुझे नहीं लगता ये मुलाजमत के लिए आए हैं। उनका तो मुलाजमत से दूर दूर तक वास्ता नहीं लगता। एक खातो तो खुद को मलका अलिया समझती है, पकवान भी अला किस्म का चाहिए। जलाल साहब अपनी खातिरदारी के निस्बत उनकी खातिरदारी हमसे ज्यादा करवाते हैं और उनकी खातिरदारी में इजाफा होता जा रहा है। नूर मैडम ने कहा कि तुम रिमान साहिबा के मुतालिक बात कर रही हो। तो मुलाजमा ने हैरानी से कलाम किया कि आप जानती है। तो नूर मैडम ने कहा कि बेशक मैं जलाल के नए नाम की तरह आगाह हो। उनको जलाल साहब के चंद रोज के मेहमान समझना चाहिए और लाजमी देखना चाहिए उनकी मेहमान नवाजी में कोई अपनी गफलत ना बरते। उनको अपनी हैसियत का मुकाम की मालूमात की बाखूबी इल्म रखते हैं। अगर उनके मालूमात में नहीं है तो बहुत जल्द उनके मालूमात में आ जाएगा कि उनका मुकाम क्या है। और रही इस हवेली की उनकी ख्वाब ताबिर तकमील की बात, वो तो हर कोई देखता है और मुझे नजर आ रहा है। वो ख्वाब तो तुम भी देखती हो, पर वो ख्वाब हैं, हकीकतम सच्चाई नहीं। तो मुलाजमा ने कलाम किया कि इस बात का क्या मतलब, मैं तो आपको आगाह कर रही थी। तो नूर मैडम ने कहा कि आपकी बहुत करम नवाजी के आपने आगाह किया, पर मुझे लगाए बुझाई करने वाली मुलाजमा की जरूरत नहीं। अब मुझे तुमसे मोहलत चाहिए। क्या तुम मुझे मोहलत दोगी कि मैं ये दरवाज़ा खोल सको? तो मुलाजमा चलती बनी। तो नूर मैडम ने दरवाज़ा खोला तो आयशा आंखें खोल के अपने बिस्तर पे बैठी थी और आसपास कोई ना था। नूर मैडम आयशा को देख के अंदर आते हुए कलामात कहे कि मुझे आते हुए डर लग रहा था कि तुम सो रही होगी। मैं आके तुम्हारी नींद में खलल नहीं डालना चाहती थी, पर मैं क्या करती। मेरे हाथ में तुम्हारे लिए एक तोहफा आ गया था, मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। अब तुम जाग रही हो तो तुम अपना तोहफा देख लो। तो नूर मैडम अपने हैंड बैग से हाथ डाल के निकालने लगी तो इंजेक्शन ही हाथ आया। नूर मैडम तलाश करते करते और कुछ ना मिलने पर कुछ लम्हे के लिए परेशान हो गई। तो नूर की नजर तलाशी लेते लेते डिमला की हरकत याद आती है। केसीसी वहीं रह गई थी तो मायूस हो जाती है और आयशा के बैट के नीचे बोलाद के पैर देख लेती है। तो आयशा को शुब्बा हुआ तो अपनी चादर से ढक डाली। नूर मैडम ने अपना अंदाज बदल के कहा कि उफ यार, पहले मुझे देख लेना चाहिए था। मेरे हैंड बैग में तुम्हारा तोहफा है या नहीं? कभी कभी बेसब्री भी इंसान पर तारी हो जाती है, ऐसे ही काम करवाती है जो पूरे ना हो। चलो आज ऐसा करते हैं, उस तोहफे को आज रहने देते हैं। और आयशा के करीब आते हुए और कहा कि आज तुम्हारा तोहफा देखते हैं। ये तुम्हारा तोहफा मेरे लिए सरप्राइज का सबब बनता है या नहीं? तो नूर ने चादर उठा के देखा। इतने में जलाल की हवेली के बाहर ओज़बे के हमराह जिमरे की टैक्सी आ रुकी। ओज़बे टैक्सी से उतरा और टैक्सी का दरवाज़ा खोला तो जिमरे टैक्सी से बाहर आई। तो जिमरे बोल पड़ी कि ये लाजमी नहीं है कि तुम मेरे लिए टैक्सी का दरवाज़ा तुम खोलो। तुम जलाल साहब तुम्हारे मालिक हो सकते हैं, मैं नहीं, मैं आम इंसान हूँ। इस पर ओज़बे का कलाम ये था कि मैडम साहिबा आज तक किसी के लिए ऐसी तहजीब से दरवाज़ा नहीं खोला। तुम पहली इंसान हो जिसके लिए दरवाज़ा खोला। ये अमल बेहतर इखलाक में शुमार होता है। ऐसे अमल जलाल साहब ने मुझे करने को कहा है। तो जिमरे ने कलाम किया कि अगर ये तुम्हारा इखलाकी अमल पूरा हुआ तो अपना हाथ टैक्सी से उठाएंगे जरा। ओज़बे ने कलाम किया कि बेशक से आप जा सकती है, पर जलाल साहब को कहे देना ओज़बे ने आपकी अमानत को नेक नयाती से पहुंचाई है। अब हाथ उठाता है। तो अब जिमरे हवेली के अंदर जाने लगी और एक तरफ टैक्सी गई, एक तरफ वो बंदा गया। तो जिमरे का मोबाइल बज उठा। तो जिमरे ने कॉल ओपन की तो एक खातून की आवाज आई कि क्या आप मिस जिमरे कराचाई है? जिमरे ने कहा कि जी। तो लेडी पुलिस बोली कि आपने पुलिस स्टेशन में एक दरख्वास्त दायर करवाई थी मिस्टर नादिम कराचाई की गुमशुदगी के मुतालिक, हमें कुछ मालूमात मिली है। तो जिमरे ने रुक के खुश होकर कहा कि क्या आपको कुछ मिला है?
इसका ये मतलब है कि नदीम जिंदा है। पुलिस लेडी ने कहा कि आप यहाँ आएगी तो आपको पता चलेगा। तो जिमरे ने कलाम किया कि मैं अभी आ रही हूँ। अब आयशा के कमरे में नूर मैडम ने अपने आप को झुका के बोलाद को देखा और देख के कहा कि ओ छोटे उस्ताद, आखिर हम मिल ही गए। क्या तुम मुझसे छुप रहे थे? क्या मैं तुमको जालिम इंसान लगती हूँ? तो बोलाद ने कहा कि मुझे मालूम नहीं, आपको देखो तो मुझे खौफ आता है। अब नूर मैडम ने आयशा को कहा कि आयशा अब तुम बोलो, क्या मेरा ये सरप्राइज है? अगर ये सरप्राइज है तो मेरे लिए बड़ा एक खूबसूरत सरप्राइज होगा। तो आयशा बोली कि बस ये मुझे मिलने आया था। तो नूर मैडम ने बोलाद से कहा कि क्या तुम आयशा आंटी से मिलने आए थे? तो बोलाद ने जवाब दिया कि हाँ ये सच है। असल में आयशा आंटी का शुक्रिया करना चाहता था, उनकी वजह से इम्तिहान दे सका। नूर मैडम ने कहा कि चलो बाहर आ जाओ और पूरी तफसील बताओ। तो बोलाद बाहर आके खड़ा हुआ। नूर मैडम ने कहा कि हाँ अब तुम पूरी तफसीलात बताओ, आयशा आंटी ने तुम्हारी किस तरह से मदद की? तो बोलाद ने कहा कि स्कूल में जब मेरा इम्तिहान था, जब मेरी कलम टूट गई थी, लेकिन मेरे पास आयशा आंटी का दिया हुआ एक गुलाब था। उस गुलाब की सूखी टहनी थी जिसकी मदद से मैं इम्तिहान के फॉर्म भर पाया। नूर ने कहा फिर तो तुम्हारी आयशा आंटी शुक्रिया अदा की मुस्तहिक है। अब चलो आयशा आंटी को शुक्रिया अदा करो। तो बोलाद ने आयशा के हाथ मिला के शुक्रिया अदा किया। तो एक नूर मैडम ने बोलाद का हाथ छुड़ा के और पकड़ के कहा अब आयशा आंटी का सोने का वक्त हो गया है। बोलाद डर जाता है। तुम भी अच्छी बच्चे की तरह अपने कमरे जाके सो जाओ। तो बोलाद ये कहे कि चला जाता है कि अच्छा आंटी मैं जाता हूँ। बोलाद जा चुका तो नूर मैडम आयशा से बोली कि वो तो गया, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। आयशा दरवाजे को देख रही थी तो नूर ने अपने जालिम नाखून आयशा के हाथ में घड़ दिए। आयशा ने अपने तकलीफदाह जज्बात के असरात किया बड़े मुज़म अंदाज से भरी के आवाज ना थी। अब जिमरे टैक्सी से बाहर निकल के अपने कदम पुलिस स्टेशन की जानिब भागा दिए। टैक्सी वाला कहता रह गया, ओ मैडम अपने बकाया जात तो लेती जाओ। चलो अच्छा है कि वो गई, आज पूरा दिन देरी ना लगी, और अपनी टैक्सी ले गया। अब वो कहते हैं ना, खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अब जिमरे की भी खुशी भी ज्यादा देर तक ना रही। अब जिमरे को लेडी पुलिस के सामने बैठी हुई दिखाते हैं जो मुसलसल रोए जा रही थी। लेडी पुलिस ने कहा कि हम चाहते तो आपको फोन में बता सकते थे, अगर हमने आपको बुलाना ही बेहतर समझा। हमें सिर्फ एक शिवायत महसूल हुआ है, पर यह शिवायत गैर बुनियाद पर कायम किया भी हो सकता है। हमें पुख्ता यकीन है कि इसमें सदाकत नहीं, पर यह भी हो सकता है ये शिवायत सच हो। पर फिर भी आपको बताना लाजमी था। इस ओया नामी लड़की का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। उसका ये बयानामा है कि इसने अपने आप को आपके शोहर मिस्टर नादीम कराचाई का कातिला कहा है, और ये अल्फाज मुसलसल उसकी ज़बान पे है। उस लड़की का बयानामा जिमरे के करीब किया और अर्ज किया कि अगर ये सच है तो नादीम कराचाई। तो जिमरे ने एकदम उठकर अर्ज किया कि नहीं, आगे एक लफ्ज ना जोड़े, नादीम जिंदा है, और ये कागज जो नादीम को मुर्दा करार देते हैं, ये मेरा यकीन नहीं बदल सकते। कागज उठा, बोली कि ये कागज महज खुद मुर्दा कागज है, और कागजात रख के मुड़ कर जाने लगी। तो फिर लेडी पुलिस ने कहा कि वो आपका भी नाम ले रही है, यहाँ तक कि आपके बच्चों का भी नाम ले रही है। फिर जिमरे रुक गई लेडी और बोली कि आप उसे मिलना नहीं चाहेगी। अब जिमरे को एक पुलिसमैन ओया की सेल तक ले जाता है। ओया सेल में कैदी के लिबास में मुंह झुकाए बैठी थी। पुलिसमैन ने जेल की सलाख में डंडा दे मारा तो ओया ने धीरे धीरे अपना मुंह ऊपर किया। तो ओया ने जिमरे को देखा तो एकदम ओया उठकर जिमरे के पास आई और कहा कि जिमरे तुम आ गई। ये लोग समझते हैं कि मैं ज़हनी मरीजा हूँ। क्या तुमको भी यकीन है कि अब मेरा ज़हन नहीं रहा? तो जिमरे ने गुस्से में नीचे से ऊपर तक ओया को देखा तो ओया ने एकदम कहा कि बोलो ना जिमरे, क्या मैं वाकई ज़हनी मरीजा हूँ? ओ तुम जवाब कैसे दोगी? अब तुमको लगता है कि मैं ज़हनी मरीजा हूँ? तो पुलिसमैन ने एक और दफा डंडा सलाखों पे मार के कहा कि साफ साफ बताओ कि तुम क्या जानती हो। ये खातून तुमसे तस्दीक करने आई हैं कि तुम कुछ जानती हो नादीम कराचाई के मुतालिक। तो ओया ने फरमाया कि नादीम? कौन नादीम? हाँ वो नादीम जो व्हीलचेयर पे था। हाँ मुझे मिला था, पर हमारी लड़ाई हो गई थी तो मुझे गुस्सा आ गया था, तो मेरे डंडा हाथ में आया तो मैंने नादीम के सर पे दे मारा और नादीम जमीन पर गिर पड़ा। नादीम के सर से खून आने लगा। इसके अलावा मुझे कुछ आगे याद नहीं आ रहा।
तो जिम्रे ये सुनकर रो पड़ी। तो जिम्रे बोली कि हाँ वो ही नादीम, और नादीम के बारे में तुमने कहा था, बल्कि यकीन दिलाया था कि वो चल सकता है। तुमने कहा था कि जिम्रे तुम उसे ना मिल लो, मगर उसके पास रहो और एक एहसास दिलाओ कि तुम इसकी क्यों नहीं बनी। पर उस नादीम ने अपने लज़्ज़ते कदमों पे खड़ा होके दिखाया। क्या तुम उसके बारे में कुछ नहीं बता सकती? तुम उसके बारे में कैसे भूल सकती हो? कुछ याद करके बताओ। नादीम कहाँ है? याद करके बताओ। तो ओया हंस के बोली कि मैंने नादीम को मार डाला, मैंने डंडा मार के मार डाला। तो जिम्रे जोर से बोली कि हाँ तुमने मारा था, पर नादीम इस वक्त कहाँ है? उसकी लाश कहाँ है? तो ओया चुप होकर बोली कि मुझे याद नहीं आ रहा। तो जिम्रे ने कलाम किया कि तो ये भी हो सकता है कि तुमको कुछ पता नहीं, तुम महज कहानियां बना रही हो, पर मुझे यकीन है कि वो नादीम जिंदा है। जिस तरह वो अपने कदमों पे चल के आ गया था, उसी तरह वो दोबारा आ सकता है। अब जिम्रे पीठ फेर के चली गई। तो ओया ने जिम्रे को कहा कि जिम्रे रुको, कहाँ जा रही हो? तो जा चुकी। अब ओया को याद जिम्रे के जाने के बाद आया कि वो डंडा मार के छुप गई थी। एक कार आ रुकी, एक औरत के कदम बाहर आ निकल आए और नादीम की जानिब कदम चले। आखिरकार उस औरत का चेहरा दिखाते हैं जो बड़ा हसीन और जमील था। तो उसके गार्ड आ जाते हैं। एक गार्ड बोला, फरमाए जास्मीन मैडम। तो जास्मीन ने अब कलाम किया कि इसको गाड़ी में ले जाओ। तो गार्ड बोला, जास्मीन मैडम इसे पड़ा रहने देते हैं, एम्बुलेंस बोला लेते हैं, और हमें इटली की परवाज का मंसूबे को बिलाशुबा ताखिर नहीं करनी चाहिए। तो जास्मीन आंखें दिखाने लग गई। फिर गार्ड ने नादीम को कार में डाला और ले गए। अब ओया सब कुछ याद करके बोली कि रुको जरा, कोई उसे रुके जरा, मैंने नादीम के मुतालिक कुछ बताना है। पर अब कोई फायदा ना हुआ, अब कोई सुनने वाला ना था। सेड बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ जिम्रे पुलिस स्टेशन से नमूदार हुई और मायूस होकर दहलीज पे बैठ गई। तो ये है गाने के बोल, तेरा सोचना भी है एक गलत, या फिर मेरा सोचना भी है एक गलत, कि मिल जाएंगे हम दोनों, पहले भी हम मिले थे एक सुखी टहनी पर, कब तक सर्द मौसम यो रहेगा जालिम की कलम हम पर, कब तक जालिम यो रहेगी जालिम को भी हम पर, एक दिन मोहब्बत हो जाएगी। तेरा सोचना भी है एक गलत, या फिर मेरा सोचना भी है एक गलत, कि मिल जाएंगे हम दोनों, पहले भी हम मिले थे। अब इस्तांबुल शहर का मंजर इटली के शहर के मंजर तक रहता है। अब इटली शहर के सहारली किनारे पर जलाल को खड़ा दिखाते हैं। जलाल साहब समंदर की नहरों को देखने में मसरूफ थे। अब जलाल साहब अपना माजी याद करते हैं। जलाल का माजी काले रंग के साथ दिखाते हैं। जलाल को छोटा 10 साल का बच्चा दिखाते हैं जो जंगल में भाग रहा था, जैसे कोई उसके पीछे पड़ा हो, और हाथ में एक थैली थी। अब वो जंगल से निकल के रोड पे आ जाता है और रुक जाता है और लंबी लंबी सांसें लेता है। अब थैली जमीन पर रख कर खोलता है। उस थैली से एक बंद निकलता है। अब वो बंद खाना शुरू कर देता है। जलाल के सामने अचानक काले रंग की कार बड़ी तेज रफ्तार से आके एक दरख्त से टक्कर खा जाती है। इसके साथ ही ये एपिसोड 44 का हिस्सा 5 खत्म हो जाता है। आप शेरू प्लेलिस्ट टीवी पर टेलिम इस्तांबुल की कहानी सुन रहे थे, तो लिहाजा और कहानी के एपिसोड सुन के लिए शेरू प्लेलिस्ट टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें।